हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो आज हम नए टॉपिक पर आते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में ही नया टॉपिक है हमारा कि आज हम थ्री वेक्टर को हैंडल करेंगे, थ्री वेक्टर्स को हैंडल करेंगे। अभी तक हमने दो दो वेक्टर्स को हैंडल किया है, जैसे ए और बी थे तो ए प्लस बी किया, ए माइनस बी किया, मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का एडिशन। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो आप बहुतों का कर चुके हो, जैसे थ्री वेक्टर जोड़ना, सिर्फ आई जे और के कंपोनेंट ही जुड़ते थे इन द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और ग्राफिकल में कई वेक्टर आप जोड़ दीजिए, फर्स्ट वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड जब आप मिलाते थे तो वो उन सब का एडिशन होता था। तो प्लस और माइनस का तो आप जानते ही हैं। मेन था कि जब हमने दो वेक्टर ए और बी लिए थे तो हमने इन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हैंडल किया था, जो कि एक स्केलर होता था ए डॉट बी, जिससे कि हमको केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती थी। ए डॉट बी क्या होता था? दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये आपने पूरा पढ़ा। डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स का यानी ए और बी का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते थे, और रिजल्ट एक वेक्टर मिलता था, ना कि स्केलर क्वांटिटी, ना कि एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता था, लेकिन ये जो आता था ए क्रॉस बी, उसमें एक डायरेक्शन होती थी। वो डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर अलग अलग परपेंडिकुलर होती थी। दोनों के अलग अलग परपेंडिकुलर मीन्स कॉमन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन कैप। वेयर एन कैप को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले इसका ए क्रॉस बी आप दो वेक्टर का निकाल लीजिए, आई जे के टर्म में अगर दिया है वैसे, और फिर उसमें उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो एन कैप है ना, ऐसे। तो ये सब हमने बहुत सी चीज़ें जो थी वो हमने पढ़ी, जो कि दो वेक्टर्स को हैंडल करती थी, उनका मल्टीप्लिकेशन हैंडल करती थी। आज हम एक और वेक्टर लेते हैं ए बी सी, यानी आज हम थ्री वेक्टर्स लेते हैं। आज हम थ्री वेक्टर्स लेते हैं और इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ट्रिपल वेक्टर लेते हैं, ट्रिपल वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स, और उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने बताया था कि इनका भी दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक स्केलर, यानी कि रिजल्ट हमारा जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको शॉर्ट में, क्योंकि हमने थ्री वेक्टर्स लिए हैं तो उनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं उस मल्टीप्लिकेशन को। और एक हमारा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी एक और मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे कि हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जैसे बिल्कुल जस्ट पिछले वाले की तरह जहाँ पर हम दो वेक्टर हैंडल करते थे। आज हम शुरू करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो उससे हमको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी केवल स्केलर वैल्यू ही मिलती है, ठीक है, एक डायरेक्शनल वैल्यू नहीं मिलती, सिर्फ वहाँ से हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही गेन करते हैं। तो हम चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हमारे पास थ्री वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर,
तो उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी उन तीनों वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारा डिफाइंड होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको बोलते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो क्या यहाँ से हमको स्केलर वैल्यू मिलेगी, क्या यहाँ से हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। तो बहुत ध्यान से देखो, ये जो B क्रॉस C है ये दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी B और C का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो B और C जब हम B और B क्रॉस C निकालेंगे तो उसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगा। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जब करते हैं दो वेक्टर का तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर होता है, वो भी एक वेक्टर होता है। तो थोड़ी देर के लिए जो रिजल्ट आया मान लो R है, तो R वेक्टर इक्वल टू B क्रॉस C। और हम ये भी जानते हैं कि जो रिजल्ट वेक्टर आएगा R वो अलग अलग B और C पर परपेंडिकुलर होगा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर आप A क्रॉस जो ये B क्रॉस C है ना, इसकी जगह पर आप उसका एक वेक्टर रिजल्ट जो आएगा वो लिख दो R। तो A डॉट R, जब आप अब देखो अब हमारे पास दो वेक्टर हो गए और उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या उसको ऐसे भी आप लिख सकते हो B डॉट A, तो दोनों का जब आप डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वैल्यू एक केवल स्केलर आती है, तभी तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। तो ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि एक डॉट प्रोडक्ट है, तो वैल्यू केवल न्यूमेरिकल आएगी, वैल्यू केवल न्यूमेरिकल आएगी। यानी ये वैल्यू जो A डॉट R आया, या कह लो आप A डॉट B क्रॉस C जो भी आया, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ना कि एक वेक्टर वैल्यू। कोई डायरेक्शन नहीं, केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या स्केलर वैल्यू, तभी उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये बात समझ में अच्छे से आ गई ना कि A डॉट B क्रॉस C अगर निकालेंगे तो हमको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी थ्री वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि हमको केवल स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है रिजल्ट में। स्केलर क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटी जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो और डायरेक्शनल वैल्यू ना हो। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई इतनी, आगे चलते हैं। ये इसलिए कि आखिर इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो ये जो हमारा A डॉट B क्रॉस C हुआ, इसको बोलते हैं ABC वेक्टर का ट्रिपल मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं ABC, यानी कि ये ABC का, अगर ये इसकी एक पहचान है कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो ABC, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब है A डॉट B क्रॉस C। बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ लिखा होता BAC ऐसे, तो इसका मतलब हुआ B डॉट जो पहले आया उसका डॉट, और बाद में जो आया उसको लिखेंगे, और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्ड वाले को। बिल्कुल, मतलब जिस क्रम में ये लिखा हो उसी क्रम में लिखते हैं। अगर कहीं लिखा हो CAB ऐसे, तो यहाँ पर उसका मतलब है कि C डॉट A क्रॉस B, बिल्कुल उसी क्रम में लिखते हैं ऐसे। इसका एक नोटेशन होता है, अगर ये बॉक्स में या मतलब बिग कॉलम में इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि ये एक बिग कॉलम बनाते हैं, उसमें लिखते हैं ABC, तो इसका मतलब है A डॉट B क्रॉस C।
इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। बिल्कुल आपको देखना है कि अगर सी डॉट ए क्रॉस बी लिखा है तो आप इसको सी ए बी ही लिखेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग आगे चेक करेंगे, फिलहाल आपको इतना बता दिया। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में, बड़ा ना लिखना हो इस तरह तो इस तरह लिखो। चलो अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं अपना ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसी प्रकार एक बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर लेते हैं, वो आ जाएगा b1i प्लस b2j प्लस b3k। और सिमिलरली तीसरा सी वेक्टर c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये हमने ij के टर्म में ये 3 वेक्टर ले लिए। हमें वेक्टर ij के टर्म में ही मिलते हैं ना चलिए लिखे हुए, तो हम वैसे ही लिख लिए। ये फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये 3 वेक्टर हैं a1 b1, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो अभी न्यूमेरिकल नहीं, अभी जस्ट हमने इनका एक सिंबॉलिक टर्म में लिखा कि a1 b1, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, इनके टर्म में हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। तो ज़रा आप इसकी वैल्यू निकालो a डॉट b क्रॉस c। तो पहले आप b क्रॉस c निकाल लीजिए। तो b क्रॉस c जो होगा, b क्रॉस c, उसमें इंक नहीं थी, इसमें इंक है इस वाले में, तो b क्रॉस c निकालो। तो जानते ही आप b क्रॉस c क्या होता है, आई जे के ऐसे लिख लीजिए, और b के कंपोनेंट आई जे के और c तो c के कंपोनेंट। इसको आप ओपन कीजिए तो आई b2c3 माइनस b2c2, ये b3 है। आगे आइए, माइनस j इसका b1c3 माइनस b3c1, और फिर k इसका b1c2 माइनस b2c1। इतना आ गया आपका b क्रॉस c। b क्रॉस c आपका, जब आप b क्रॉस c निकाले ना, b क्रॉस c यानी b वेक्टर और c वेक्टर का जब आपने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो जो रिजल्ट आया वो भी एक वेक्टर ही है आई जे के टर्म में, जिसका i कंपोनेंट इतना, j कंपोनेंट इतना, k कंपोनेंट इतना। वही उसके पहले हमने आपको बताया था कि जब और ये जो वेक्टर है ना, वही हमने आपको पहले बताया था कि जब 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, और ये वेक्टर अलग अलग b और c दोनों वेक्टर पर ये जो वेक्टर आया है, ये रिजल्ट वेक्टर, ये b वेक्टर और c वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर दोनों पर अलग अलग, यानी दोनों का ये एक कॉमन परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। तो ये b क्रॉस c आ गया, b क्रॉस c आ गया। आप इसको एक इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 4, मीन्स b क्रॉस c इक्वल टू दिस। और हमको अब क्या करना है, अब हमको a डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, a डॉट बी क्रॉस सी। तो b क्रॉस सी वेक्टर आप इतना देख ही चुके हो, ये जो इक्वेशन नंबर 4 जो मिला है, b क्रॉस सी इक्वल टू ये वेक्टर जो मिला है, और a वेक्टर आप ये देख चुके हो। तो जब 2 वेक्टर यानी b क्रॉस सी और a, अब b क्रॉस सी इस वेक्टर के टर्म में आ गया, सिंगल वेक्टर के टर्म में, और ये a वेक्टर, तो दोनों का जब डॉट करोगे तो केवल i के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट और k के कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, वो तो आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट करना। तो a का i कंपोनेंट a1, तो a1 और इसका i कंपोनेंट ये b2c3 माइनस b3c2। अब दूसरा कंपोनेंट j लो, तो j का कंपोनेंट है इतना माइनस के साथ इतना, और इधर j का कंपोनेंट a2 तो माइनस, और ये a2 तो माइनस a2 b1c3 माइनस b3c1, और सेम
A3 उधर B1C2 माइनस B2C1, ये आ गया आपका A डॉट B क्रॉस C। अगर आप इसको खोल दें थोड़ा अंदर तो A1B2C3 माइनस A1B3C2 माइनस A2B1C3 प्लस A2B3C1 प्लस A3B1C2 माइनस A3B2C1, ये आया आपका A डॉट B क्रॉस C। देखिए इसमें कहीं पर IJK आया क्या? कुछ नहीं आया, केवल ये एक प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है। यानी कि ये जो A डॉट B क्रॉस C, जिसको हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, वो बात सत्य निकली कि ये चीज़ सही में स्केलर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसीलिए इसको बोलते हैं A डॉट B क्रॉस C को, इसको, ताकि क्योंकि जो रिजल्ट आया हमारा इसमें IJK कहीं नहीं है, इसमें IJK कहीं नहीं है। ये जो रिजल्ट आया ये हमारा एक प्योर स्केलर वैल्यू है, प्योर स्केलर वैल्यू यानी प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू, इसीलिए इसको कहते थे वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आया हमारा A डॉट B क्रॉस C, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप सोचोगे कि यार ये सब इतना लंबा चौड़ा करने में तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। एक डिटर्मिनेंट ये बनाओ अपनी तरफ से, हम बोलते हैं एक डिटर्मिनेंट ये बनाओ, A के कंपोनेंट लिखो A1 A2 A3। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था A डॉट B क्रॉस C। तो पहले आप A के लिखो A1 A2 A3 यानी वही IJ के कंपोनेंट, A वेक्टर के IJ के A1 A2 A3 कंपोनेंट। उसके बाद क्या आया B, तो B1 B2 B3, और उसके बाद क्या लिखा है C वेक्टर, तो C1 C2 C3। ज़रा इसको आप एक बार ओपन करके देखो, इस डिटर्मिनेंट को क्या आता है। तो A1 कॉमन A1 पर ले लीजिए तो ये मैट्रिक्स चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो सब आपको आता ही है। B2 C3 माइनस B3 C2 और फिर माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 और प्लस A3, और ये आ जाएगा आपका B1 C2 माइनस B2 C1। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो बिल्कुल यही मिल गया आपको। देखो ये जो निकला ये यही तो है। ये इसका मतलब हुआ कि आपसे अगर कोई पूछे कि A वेक्टर डॉट B क्रॉस C निकालो, तो आप उसके वेक्टर लिखकर पहले ऐसे करेंगे, फिर उसमें डॉट करेंगे, ये सब लंबा करके आप आंसर निकालो। तो उससे अच्छा है आप एक मैट्रिक्स बना लो और बस ऐसे ही निकाल लो। A वेक्टर डॉट B क्रॉस C आप ऐसे निकाल सकते हो। बस क्या करो, A डॉट B क्रॉस C आप ऐसे निकल आएगा आपका। बस A के कंपोनेंट IJ के लिख लो, उसके बाद जो B आए तो B का लिख लो, और जो C आए वो C का लिख लो, और आराम से उसको निकाल लो। केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, IJ के कहीं नहीं आ रहा है। हमने देखा कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू भी A डॉट B क्रॉस C आई है, तो इतना लंबा चौड़ा IJK करके फिर B और C का क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर निकालो, फिर उसमें A से डॉट करके ये वैल्यू निकालो। उससे अच्छा है कि सीधा निकाल लो यहाँ से A डॉट B क्रॉस C, यानी ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का सबसे आसान तरीका है, डिटर्मिनेंट बनाइए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पता चल जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो ये तो हुआ आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर जो 3 वेक्टर्स हैं आपके ABC, उनका कैसे निकाला जाता है। इतना समझ में आया। ट्रिपल प्रोडक्ट से केवल हमको जो आंसर मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। ठीक है।
पिक्चर में कहीं भी आई जे के नहीं आते, यानी कोई डायरेक्शन नहीं आती, रिजल्ट हमारा प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। चले आगे। इतना समझ में आ गया ना अच्छे से बहुत? चलो चलते हैं। तो अगर हमको 3 वेक्टर आई जे के टर्म में दिए हों और उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो हम डिटर्मिनेंट बना के उसके आई जे के कंपोनेंट रख के A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 लिख के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रिजल्ट मिला था कि A डॉट B क्रॉस C, उसको आप शॉर्ट में ऐसे भी मतलब नोट कर सकते हो, दिखा सकते हो ऐसे लिख के, तो आदमी समझ जाएगा कि आप स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और वो आपको मिला, इसको क्या हो गया, ये आपको मिला A डॉट B क्रॉस इक्वल टू, इसको ऐसे आप नोट कर सकते हो, ऐसे डिनोट कर सकते हो, आदमी समझ जाएगा कि आप A डॉट B क्रॉस C की बात कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू आप सीधे ऐसे निकाल सकते हो। वेयर A B C आर द वेक्टर्स एंड A वेक्टर इज A1 I A2 J प्लस A3 के लाइक B एंड C वेक्टर्स। ओके, तो ये हमको एक रिजल्ट मिला। अच्छा, आगे चलते हैं। चलें, अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 आगे आते हैं। हमने डिटर्मिनेंट पढ़े हैं ना, आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपने पढ़े होंगे, और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का रो एक रो दूसरे से एक्सचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है उस डिटर्मिनेंट की। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है फॉर एग्जांपल, लेकिन टोटल वैल्यू निगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी मान लो वैल्यू, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर A1 A2 A3 की जो भी होती, और थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिलती 50, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिलती 50, तो अगर बस एक बार इसकी कोई साइड को, कोई रो या कोई कॉलम चेंज कर दें, अभी हम रो चेंज कर रहे हैं, मान लो सिर्फ ये रो A1 A2 A3, यानी इस रो को इस रो से केवल फ्लिप कर दो, केवल मतलब एक्सचेंज कर दो, यानी इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, यानी B1 B2 B3 A1 A2 A3 और ये C1 C2 C3। देखो हमने क्या किया, बस एक रो नीचे ले आए और इसको ऊपर कर दिए, बस इतना, एक बार रो एक्सचेंज किया, सिर्फ एक बार, दो रो मतलब कोई दो रो, कोई 2 रोज़ को एक्सचेंज कर दिया, उनकी पोजीशन फ्लिप कर दी, तो जो वैल्यू आएगी ना हमारी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो अभी भी 50 रहेगी, लेकिन -50 आएगी। ये होता है डिटर्मिनेंट का एक रूल जो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बार जरा और करके जरा फ्लिप करो। अब हमने इसको और इसको फ्लिप कर दिया, इसको और इसको, मतलब किसी डिटर्मिनेंट को के 2 रोज जो हैं वो किसी रोज मतलब 2 बार फ्लिप कर दिया रोज। अभी हमने एक बार फ्लिप किया, यानी एक रो को दूसरी रो से एक्सचेंज किया, सिर्फ पोजीशन बदल दी, और हमने एक बार और काम किया कि अब हम इसको और इसको भी अगर हम फ्लिप कर दें
तो क्या आ जाएगा, इसको और इसको फ्लिप करके देखो तो ऊपर आ गया B1 B2 B3, जबकि ये फ्लिप कर दो एक बार और C1 C2 C3, और ये आ जाएगा नीचे A1 A2 A3। पहले ये था A डॉट B क्रॉस C, इतना निकाला था हमने एक बार दो रो को फ्लिप किया, यानी सिर्फ इसको और इसको कोई दो उठाई और फ्लिप कर दी, तो ये फ्लिप कर दिया तो B चला गया ऊपर और A नीचे आ गया, मतलब B1 B2 B3 ऊपर चले गए और A1 A2 A3 ऊपर आ गए। तो अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 50 थी तो इसकी भी 50 रहेगी, सिर्फ माइनस 50 हो जाएगी। एक बार रो एक्सचेंज करने पर, कोई दो रो फ्लिप करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। और अगर आपने एक बार अगर और आप फ्लिप कर दें अब की बार, मतलब आपने अगर इसको फ्लिप कर दें A और C को, तो हमने इसको ले लिया इसकी जगह पर और C को उठाकर A की जगह कर दिया। ये देखो A नीचे C ऊपर, एक बार और कर दिया तो वापस ये निगेटिव प्लस में बदल जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। यानी अगर ये +50 थी तो ये भी +50 रहेगी, एक बार एक्सचेंज करने पर माइनस आएगी। ये तो डिटर्मिनेंट का रूल होता है, वो अपने आप ने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा ये A B C, इसको हमने लिखा था A डॉट B क्रॉस C, इसको क्या लिखेंगे B A C, तो ये होगा आपका B डॉट B आया, फिर A आया A क्रॉस C, और इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप B C A, तो B डॉट फिर C आया C क्रॉस A। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मिली कि अगर A डॉट B क्रॉस C, जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 50 माना था, +50 माना था, तो जो आया ये सेकंड वाला B डॉट A क्रॉस C, इसकी वैल्यू आई है -50, और तीसरा आया हमारा B डॉट C क्रॉस A, इसकी वैल्यू आई है +50। ध्यान से देखना इसकी, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई है, जबकि ये न्यूमेरिकली तो वैल्यू सेम है लेकिन निगेटिव साइन के साथ है। ध्यान से देखो, यही तो मिला ना हमें। A B C अगर 3 वेक्टर हैं तो A डॉट B क्रॉस C अगर हमने +50 माना था, तो यहाँ से हमने देखा कि B डॉट A क्रॉस C -50 आया, लेकिन B डॉट C क्रॉस A फिर से +50 आया। अब ध्यान से देखना, अभी भी ध्यान से देखना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक हम साइकिल एक समय बनाएं, एक साइकिल टर्म बनाए, A के बाद क्या आता है, A के बाद आता है B, और B के बाद आता है C, और C के बाद वापस आता है A। ध्यान से देखो, A पॉइंट के बाद आता है B, B के बाद C, मतलब A B C, मान लो 3 दिए हुए हैं वेक्टर, एक सीरीज में 3 वेक्टर दिए हुए हैं, जहाँ A के बाद आ रहा है B, B के बाद आ रहा है C, और तो वापस जब आप साइकिल बनाएंगे तो A B C ऐसे आता है। तो अगर आप देखिए, आप यहाँ पर A डॉट B क्रॉस C, A के बाद B आया, देखो A के बाद डॉट लगाया, और फिर B क्रॉस C, ये देखिए, ये जो ये फिर जो +50 आया था, भाई दोनों +50 आए थे यहाँ से। तो इसको ज़रा देखिए, इसमें क्या खूबी है कि अगर B लिखा B डॉट, तो आगे जो आएगा C और फिर आता है A, यानी बिल्कुल करेक्ट साइक्लिक फॉर्म में है। लेकिन इसको देखिए ज़रा, तो यहाँ से हमको मिला कि B, लेकिन B डॉट लगाया, लेकिन B के बाद आना चाहिए था C, लेकिन हमारा आ रहा है A, यानी साइकिल बिगड़ गया, यानी साइकिल बिगड़ गया, मतलब साइक्लिक टर्म, मतलब एक साइक्लिक सीरीज हमको नहीं मिली। तो यहाँ से हमको एक पता चला कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं किसी 3 वेक्टर का, उसमें भी एक अगर साइक्लिक सिस्टम आप देखो तो वैल्यू सेम आएगी, अगर आपका साइक्लिक टर्म बिगड़ गया तो वैल्यू सेम
नहीं आएगी। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिल गई बहुत बढ़िया। इसको ऐसे यहाँ बना लेते हैं, थोड़े जगह खाली कर देते हैं। ए बी सी अगर एक 3 वेक्टर हैं तो हमको यहाँ से एक चीज़ मिली कि ए डॉट बी क्रॉस सी को आप लिख सकते हो, बी से अगर शुरुआत करोगे बी से तो बी डॉट सी क्रॉस ए, क्योंकि बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। और सेम चूँकि देखो आपका ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, तो अब आप अगर बी से शुरुआत करोगे तो बी देखो यहाँ पर ए पहले बी और फिर सी। पहले से आपको पता चला कि ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, ए पहले के बाद डॉट लगा है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी। तो पहले आप ए बी सी का एक साइकिल बनाइए, ए आया पहले, बी आया, सी आया, ये यहाँ से पता चला। तो अगर हम बी से शुरुआत करें तो बी डॉट तो यानी सी आना चाहिए और ए आना चाहिए, और यही इक्वल होगा अगर हम सी से शुरुआत करें, सी डॉट और सी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए और बी आना चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ मिली है हमको यहाँ से कि ए डॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी, बी सी ए, क्योंकि बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, और इसको आप लिख सकते हैं सी ए बी। जो पहले का जो साइक्लिक टर्म है अगर उसको ध्यान में रखो कि ए पहले आया, बी बाद में आया, सी बाद में आया, यानी साइकिल जो हमारा है वो ए बी सी है, तो उससे आप किसी भी पॉइंट से शुरुआत करोगे तो आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू सेम मिलेगी जैसे वहाँ मिली। ये भी बात आप याद रखिएगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी, और अगर ऐसा कहीं लिखा हो कि मतलब ऐसा 3 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप पहले उसमें एक सिस्टम देखो कि ए बी सी आया है, यानी ए पहले बी बाद में सी बाद में, तो आप उसको ऐसे साइकिल बना सकते हो, फिर आप उनके अलग अलग फॉर्म भी लिख सकते हो और ये तीनों इक्वल होते हैं। लेकिन ए डॉट बी क्रॉस सी, और अगर आपका एक कोई साइक्लिक टर्म बिगड़ जाए जैसे बी डॉट ए क्रॉस सी, ये नहीं साइक्लिक है क्योंकि ए के बाद बी बता रहा है, बी के बाद सी बता रहा है। यहाँ आप ए के बाद बी के बाद सी आना चाहिए, आप ए के बाद ए ले आए यहाँ पर, तो यहाँ इसको निगेटिव आ जाएगा ये। सिमिलरली इक्वल टू निगेटिव सी डॉट बी क्रॉस सी, चूँकि सी के बाद वापस ए आना चाहिए था, आप ऐसा लिख दिया। मीन्स ए बी सी इक्वल टू माइनस बी ए सी इक्वल टू माइनस सी बी सी ए, सॉरी। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हैं वो वेक्टर का साइक्लिक टर्मिनोलॉजी, जो वेक्टर्स हैं उनका एक साइक्लिक टर्मिनोलॉजी का फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। तो यहाँ से हमको एक ये और सिस्टम मिला सीखने को, एक नई चीज़। अब आगे चलते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि आपको ये ट्रिपल प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट से सलूशन निकालना। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, रिवीजन मतलब दोबारा। अभी हम यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका जियोमेट्री में यूज देखते हैं।
उसका ज्योमेट्री में क्या यूज है देखो। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इस याद रखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो एक पैरालेलोपाइड और एक क्यूबॉइड, एक पैरालेलोपाइड और एक क्यूबॉइड, इसको मतलब घनाभ जैसा कुछ हिंदी में बोलते हैं ना, घनाभ वैसा, उसका ये वॉल्यूम बताता है, उसका ये वॉल्यूम बताता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पैरालेलोपाइड हो या क्यूबॉइड हो, पैरालेलोपाइड और क्यूबॉइड में अंतर ये है कि इसकी सारी जो क्यूबॉइड जो साइड्स होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं, मीन्स उसमें हर साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। पैरालेलोपाइड जो है वो पैरालेलोग्राम जैसा होता है, उसके टाइप का एक वॉल्यूम होता है, एक क्यूब होता है, लेकिन वो मतलब झुका हुआ क्यूब होता है। ये क्यूबॉइड टाइप का, और ये जो क्यूब होता है, क्यूब, ये जो क्यूब होता है इसको आप क्यूबॉइड टाइप का समझ लीजिए। जो क्यूब होता है ना, क्यूब में तो हर साइड सेम होती है, अगर साइड अगर डिफरेंट हो तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, और क्यूबॉइड में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं पहले पैरालेलोपाइड कैसे बनता है। तो एक पैरालेलोपाइड ऐसे बनता है, ये एक पैरालेलोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ये देखो, ये एक सॉलिड पीस हुआ। वॉल्यूम, इसके अंदर वॉल्यूम है, ऐसा ही तो होता है। 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, मतलब सामने का फेस, पीछे का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, ऐसे, ठीक है। तो और ये एंगल अगर आपके सारे 90 डिग्री के हो जाएं तो ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा सॉलिड, बिल्कुल ऐसा। तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। साइड अगर सेम है, सारी साइड सेम है, इक्वल है, तो उसको बोलते हैं केवल क्यूब। क्यूब में सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, लेकिन क्यूबॉइड अगर बोला जाए तो मतलब कि साइड्स इक्वल नहीं है, कुछ साइड बड़ी हैं, कुछ साइड छोटी हैं, लेकिन इनमें हर साइड के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेढ़ा मतलब थोड़ा सा झुका हुआ टाइप का है। ये एक सॉलिड पीस है, ये भी सॉलिड पीस है, या सॉलिड नहीं हो सकता है तो खोखला भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम है, मतलब इसमें कुछ वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है बुक, ये बुक है, तो देखिए ये क्यूबॉइड है, इसमें सभी साइड सेम नहीं है। ये फेस है, पहला फेस, ये पीछे का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, ये फेस, ये फेस, 6 फेस हैं, क्यूबॉइड है ये, सभी साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थोड़ा इसको ऐसे करो और ऐसे देखो, थोड़ा हमने इसको टेढ़ा किया बुक को ज़बरदस्ती, तो अब ये क्यूबॉइड बन गया, वो पैरालेलोपाइड बन गया। मीन्स अब देखो एंगल 90 नहीं है, थोड़े झुक गए हैं, एक फेस ये, एक फेस ये, ऊपर नीचे, इधर का इधर का, इधर अगर आप सेक्शन देखो तो ये अब पैरालेलोपाइड है, थोड़ा एकदम, अब ये क्यूबॉइड है, समझ में आया। और इस बुक में एक वॉल्यूम है, इस बुक में वॉल्यूम है, मतलब इसका कुछ, अगर ये सॉलिड हो या अंदर पेज सारे, पेज के जगह पर मान लो एक ऐसे मिठाई का डिब्बा देखो, मिठाई का डिब्बा जिसमें मिठाई रखते हैं, तो वो भी खोखला है अंदर, लेकिन उसमें वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमारे 3 चीज़ें हमको मिली, क्यूबॉइड, क्यूब और पैरालेलोपाइड, 3 चीज़ें हमने देखी। क्यूब में सभी साइड्स सेम होती हैं, जैसे वो जो देखो ना, वो क्या होता है, वो क्यूब जिसमें सेट करते हैं कलर वलर, उसका नाम नहीं आता मुझे, क्या, मैंने कभी किया भी नहीं। तो
क्यूब, क्यूबॉइड और पैरालेलोपाइड, ये 3 जियोमेट्री जो हैं उनका हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, उनका हम वॉल्यूम निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये है कि कोई भी एक पॉइंट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट उठा लिया, इस पॉइंट का नाम दिया P पॉइंट उठाया। कोई भी एक पॉइंट उठा लो और उस पॉइंट से, इसके कुछ नाम दे देते हैं ना, A, B, यार क्या हो गया, C, D, P दिए, E, F, G और ये 8, मतलब 8 कॉर्नर हैं, हमने सभी के नाम दे दिए। इसको G लिख देते हैं, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो G हमने सभी के नाम दे दिए और हमने ये पॉइंट उठा लिया P। अब अगर आप P से कोई भी पॉइंट उठा लो, E उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, E उठा लो, तो आप देखिए किसी एक पॉइंट से 3 साइड्स जा रही हैं। कितनी साइड्स जा रही हैं? 3। क्यूबॉइड हो, पैरालेलोपाइड हो और क्यूब हो, उसमें कोई भी पॉइंट आप उठाओ तो वहाँ से आपको 3 साइड्स जाती हुई दिखती हैं। ए देख लो, ए से भी आपको 3 साइड दिख रही हैं, कौन सी? ए जी, ए एफ, ए बी। पी से पी डी, पी जी और पी बी। ई से ई डी, ई जी और ई एफ। इसी तरह हर पॉइंट से आप कोई भी पॉइंट उठाओ, देखो आप 3 साइड्स जा रही हैं। तो आप क्या करो कि इन तीनों साइड्स को मिलाने वाले वेक्टर निकाल लो। जैसे हमने पॉइंट P उठाया तो पी डी वेक्टर हम मतलब नॉलेज कर लेते हैं, पी जी वेक्टर नॉलेज कर लेते हैं और पी बी, कोई भी 3 साइड उठा लो। तो लेट्स हमने साइड उठाई P, हमने ये P पॉइंट उठाया, मतलब P पॉइंट लिया, हमने ये P पॉइंट लिया, कहीं ये P पॉइंट लिया, लगता है ये मार्कर थोड़ा ख़राब हो गया। तो हमने P पॉइंट लिया और यहाँ से हमने 3 वेक्टर निकाले उसी पॉइंट से। जो साइड्स जो जा रही हैं, क्यूबॉइड हो या क्यूब हो या पैरालेलोपाइड हो, उसकी जो 3 साइड जा रही हैं उस पॉइंट से, उसके वेक्टर निकाल लो। यानी हमने निकाल लिया पी डी, फॉर एग्जाम्पल पी डी वेक्टर, हमने निकाल लिया पी जी वेक्टर और हमने निकाल लिया पी बी वेक्टर। देखो हमको 3 वेक्टर वहाँ से हमने निकाल लिए हैं। अब इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कर दीजिए, यानी पी डी डॉट पी जी क्रॉस पी बी आप कर दीजिए। आप चाहो तो किसी को भी पहले लिख सकते हो, जैसे आपने मान लो पी बी लिखा, कोई बात नहीं, पी बी लिख लो, पी बी डॉट पी जी पी डी। चाहो तो आप पी जी को पहले लिख लो, पी जी पी डी क्रॉस पी बी, कुछ भी कर लो। हमने इन तीनों वेक्टर का एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया। चाहे ये रखो, चाहे ये रखो, चाहे ये रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगी, सिर्फ साइन निगेटिव आ सकता है। अभी हमने बताया ना कि वेक्टर को अगर साइक्लिक टर्म में आप लिखेंगे तो सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। अगर टर्म बिगड़ भी जाएगा तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगी। इसके पहले हमने आपको समझा चुके हैं हम अच्छे से कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन उसकी निगेटिव वैल्यू केवल निगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लो 50 आ रहा होगा तो -50 आएगा। लेकिन वॉल्यूम इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू। वॉल्यूम जो होता है वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है, वॉल्यूम। तो अगर निगेटिव भी आ जाए तो हमको उसका पॉजिटिव वैल्यू ही रखना है। मान लो आपने इसको निकाला और आंसर आया +100, इसका आया -100 और इसका भी आया मान लो -100। जब आप ये तीनों वेक्टर निकाल के उनका निकालेंगे मैट्रिक, वही डिटर्मिनेंट बना के कंपोनेंट रख के, तो आएगा मान लो +100 -100, कोई फ़र्क नहीं है, आपको सिर्फ +100 लिखना है, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी बट ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सिमिलरली लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज ए ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी।
टेम्परेचर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉट ए निगेटिव क्वांटिटी। समझ में आया? ऐसे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ऐसे करके आप निकालिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, चाहे वो क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे पैरेललोपाइप हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्री में यूज। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम पैरेललोपाइप, क्यूबॉइड और क्यूब, इन तीनों को ये जो तीन जो ज्योमेट्री होती हैं, इनका हम वॉल्यूम निकालते हैं। कोई मास पूछे तो डेंसिटी से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके वॉल्यूम में, हैं, ये वॉल्यूम है, ये चाहे आप इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, वैल्यू सेम आएगी। तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि उस क्यूबॉइड की डेंसिटी क्या थी या उस पैरेललोपाइप की डेंसिटी क्या थी, तो आप उसमें डेंसिटी से मास क्या था, तो आप सिर्फ मास निकालने के लिए मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी आपको अगर पता हो तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको उस क्यूबॉइड जियोमेट्री या पैरेललोपाइप जियोमेट्री की आपको जो भी जिस मटेरियल का बना होगा उसका आपको मास पता चल जाएगा। तो आपका ये टॉपिक हुआ कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, क्यूबॉइड और क्यूब। ओके, किसी भी पॉइंट को आप लीजिए और उस पॉइंट से जाने वाले थ्री वेक्टर्स, आप जो थ्री साइड्स जो साइड्स हैं उनका वेक्टर निकालिए और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आप उनका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आपने अभी देखा कि अगर ये कैसे हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। चौथी चीज़ है इसका कैसे यूज करते हैं चेक करने के लिए कि हमको दिए गए जो तीन वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में है। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी मतलब कोप्लेनरिटी मतलब है कि तीनों जो वेक्टर हैं वो कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर मीन्स वो एक ही प्लेन में रहें, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। जैसे हमने ये तीन वेक्टर बना दिए इसी बोर्ड में, ये बोर्ड हमारा जो वाइट बोर्ड जो दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन है, एक प्लेन ही तो है 2D मीन्स टू डायमेंशनल प्लेस, एक प्लेन है और इसमें हमारे ये थ्री वेक्टर हैं ABC। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ABC जो है तीन वेक्टर ये इस बोर्ड के सरफेस में है, हमने इसी बोर्ड के सरफेस में बनाए हैं। तो ये एक तरह से ये जो ABC हैं तीनों वेक्टर ये कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर मीन्स ये तीनों जो वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है, कोप्लेनरिटी मीन्स कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स मीन्स अगर ABC इफ ABC ये जो थ्री वेक्टर्स हैं आर कोप्लेनर, देन अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो आप देखो ये तीन वेक्टर जो ABC हैं इसी बोर्ड के प्लेन में बने हुए हैं, यानी कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। तो अगर कोप्लेनर हैं तो वो एक 2D जियोमेट्री में ही है, मतलब ये एक बोर्ड में ही है, मतलब एक उनमें कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये 2D में है
यानी प्लेन, प्लेन जो होता है वो 2D होता है, मतलब ये जो तीनों प्लेन जो तीनों जो वेक्टर हैं ए बी सी वो किसी भी 3D ज्योमेट्री का पार्ट नहीं है। और वॉल्यूम होने के लिए वॉल्यूम होने के लिए 3D का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कुछ स्पेस घेरेंगे, कुछ स्पेस अगर कवर करोगे तभी तो वॉल्यूम होगा। ग्लास है, ग्लास स्पेस कवर करता है तभी तो वॉल्यूम होता है, तभी तो ग्लास में पानी आ जाता है। प्लेट में पानी क्या है नहीं आ पाता है। एक सिंपल एकदम प्लेन प्लेट हो उसमें आप पानी नहीं रख सकते हो क्योंकि वो 2D है, उसमें पानी आएगा ही नहीं, 2 डायमेंशनल है, वॉल्यूम नहीं है उसमें। वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम के लिए वो स्पेस घेरना चाहिए, और स्पेस घेरने के लिए वो जो ज्योमेट्री है वो 3 डायमेंशनल होनी चाहिए। प्लेन का मतलब होता है 2D, 2 डायमेंशनल। तो इसका मतलब है कि वो कोई भी टाइप का न पैरालेलो पाइप बनाने पाएगा वॉल्यूम के लिए, ना क्यूबॉइड बनाने पाएगा, ना क्यूब बनाने पाएगा, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनेगी ही नहीं। तो मतलब अगर हम ये 3 वेक्टर ए बी सी लें और इनको मान लें कि वो एक क्यूबॉइड, क्यूब या पैरेलल किसी प्रकार का स्पेस ग्रहण मतलब स्पेस बनाती हैं, कोई वॉल्यूम बनाती हैं, तो वो वॉल्यूम होगा ही नहीं। अगर तीनों को प्लेनर हैं तो कोई वॉल्यूम नहीं है इसका मतलब। तो जब कोई वॉल्यूम नहीं है तो उसका वॉल्यूम होगा 0। ये वॉल्यूम ही तो बताता था ना। तो अगर 3 वेक्टर ए बी सी अगर को प्लेनर हैं तो ए बी सी ये उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ये हो गया आपका कंडीशन 3 वेक्टर्स ए बी सी अगर को प्लेनर हैं तो, चाहे आप ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 लिखो, अगर 3 वेक्टर पता है, किसी को भी उठा लो, बी ए क्रॉस सी 0 लिखो, या बी सी क्रॉस ए 0 लिखो, या सी डॉट ए क्रॉस बी 0 लिखो, या सी डॉट बी क्रॉस ए 0 लिखो, सभी की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर आपके टर्मिनोलॉजी ये साइक्लिक नहीं भी हैं तो आंसर केवल निगेटिव आता है, और निगेटिव ऑफ द 0 ही होता है। आप कैसे भी रख के सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। निगेटिव ऑफ द 0 इज 0, तो आप कुछ भी करके लिखो 0 आना चाहिए आंसर। अगर ए बी सी को प्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। करेक्ट? समझ में आया? तो ये है आपकी कंडीशन कि अगर 3 वेक्टर को प्लेनर हैं तो, एक ही प्लेन में हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, कुछ भी हो, देखो ये ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर हैं और ये कोप्लेनर हैं, ये कोप्लेनर हैं, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस है, कुछ भी कर लिख लो, 0 है तो 0 है, यानी कि उनका ए बी सी का कैसा भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चाहे आप बी पहले लिख लो
चाहे सी पहले लिख लो, यहाँ पर ए बी लिखो, कुछ भी लिखो। जैसे कभी मैंने इसके पहले बताया, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर का हमारा 0 आना चाहिए। ये 3 वेक्टर हमारे कोप्लेनर हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि ये तीनों वेक्टर चाहे एक दूसरे के पैरेलल बने हों चाहे ना पैरेलल बने हों, ये तीनों इस वाइट बोर्ड पर ही बने हुए हैं, इस वाइट बोर्ड पर चिपके हुए हैं तीनों वेक्टर। तो इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है ही हैं। अब इसी चूँकि वाइट बोर्ड प्लेन है तो ये कोप्लेनर हैं, चाहे इन तीनों का सेट ले लो चाहे ऐसे इनको देख लो। अगर और चूँकि ये तीनों कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। एक चीज़ और देखो, पहले इनको उठाते हैं, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है। इसके अलावा ये तीनों पैरेलल हैं। अभी हम इसको देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं, ये पैरेलल हैं। तो ए वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर को आप चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी करके इन दोनों के कुछ ना कुछ, चूँकि तीनों पैरेलल हैं तो ए वेक्टर को आप ये लेम्डा और म्यू ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। निगेटिव वैल्यू, नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। लेम्डा एंड म्यू आर सम स्केलर क्वांटिटीज, मतलब कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज है, सम न्यूमेरिकल्स। लेम्डा एंड म्यू आर सम न्यूमेरिकल्स। तो आप ध्यान से देखो, सिंस ए एंड बी आर पैरेलल सो दैट ए कैन बी रिटेन सम फ्रैक्शन ऑफ द बी and B is parallel to C so that B can be retained some fraction of the C and आप चूँकि सभी को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है तो A को B के सम फ्रैक्शन में और C के सम फ्रैक्शन में सम करके आराम से लिखा जा सकता है। मतलब A जो है वो B और C के सम स्केलर जो फैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके सम में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ए को बी और सी के टर्म में हम सम करके कुछ फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। तो ए को बोलेंगे कि ए इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी। A इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन B एंड C। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो प्लेन में हो। पहले तो वो प्लेन में हो, और प्लेन में लिखते ही भले ही वो पैरेलल हों, पैरेलल लिखने पर ये आया, लेकिन अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल अगर 3 वेक्टर हैं तो तीनों प्लेन में होंगे ज़रूर, और अगर तीनों प्लेन में हैं तो पहले ये कंडीशन लगेगी ज़रूर। अगर 3 वेक्टर पैरेलल हैं तो 3 वेक्टर हमारे मतलब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ऑन ईच अदर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि B इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन A एंड C, और आप लिख सकते थे C इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन A एंड B। क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, B इक्वल टू सम लेम्डा 1A और म्यू 1C, वेयर लेम्डा 1 एंड म्यू 1 आर सम स्केलर क्वांटिटीज, सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो मतलब अगर 3 वेक्टर्स A, B एंड C आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, देन दे मस्ट बी in a plane, and since they are in a plane so that their scalar triple product will be 0। तो अगर 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर तो भी कंडीशन ये होती है A डॉट बी क्रॉस सी, A डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। यानी तीनों वेक्टर्स का मतलब आप B भी लिख सकते हो यहाँ पर, पहले C भी पहले लिख सकते हो, कुछ भी करो, 0 ही तो आना है।
तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 अगर 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर होने के लिए तीनों को कोप्लेनर होना पड़ेगा। या तो आप ऐसे देख लो, यहाँ पर अगर मान लो, उसको तो खैर वैसे बताना बड़ा आसान था, इसको देखो, मान लो वो पैरेलल नहीं भी हैं, तो जब आप उनको एक दूसरे के पीछे आगे बढ़ाएंगे ना डायरेक्शनल, तो देखेंगे कि तब भी उसको एक दूसरे के फ्रैक्शन के टर्म में लिखा जा सकता है। यानी अभी भी इनको लीनियरली डिपेंडेंट लिखा जा सकता है, लेकिन इन तीनों का एक प्लेन में होना जरूरी है। इन तीनों का एक प्लेन में होना जरूरी है। लाइक जैसे कि वो एक इस बोर्ड पे हैं, इस वाइट बोर्ड पर हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए तीनों वेक्टर का कोप्लेनर होना जरूरी है। और जब कोप्लेनर होते हैं तो हम जानते हैं कि उनके द्वारा कोई स्पेस नहीं घेरा जाएगा, कोई वॉल्यूम नहीं घेरा जाएगा। सिंपल उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो ये हुई कंडीशन हमारी लीनियरली डिपेंडेंसी ऑफ 3 वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स 3 हैं, 3 वेक्टर हैं और तीनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों एक प्लेन में होंगे। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो एक है ना, प्लेन में होंगे। और प्लेन में होने का मतलब है कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और एक यहाँ से एक और ज्ञान मिला कि अगर 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, 3 वेक्टर्स कौन कौन से, ए बी सी, अगर ए बी और सी 3 वेक्टर्स हैं और 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो एक तो ये प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर होने के लिए उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनको ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी प्लस म्यू सी, और बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा 1a प्लस म्यू 1 सी, और सी वेक्टर इक्वल टू लेमडा 2a प्लस म्यू 2 बी। ऐसे भी उनको लिख सकते हो। मतलब एक वेक्टर को दूसरे 2 वेक्टर के सम में विद सम फ्रैक्शनल और सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन, उनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। वेयर लेमडा म्यू लेमडा 1 हो, चाहे म्यू 1 हो, चाहे लेमडा 2 हो और म्यू 2, ये सब आर सम न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और सम स्केलर्स हैं। वेयर ये लेमडा म्यू लेमडा 1 म्यू 1 लेमडा 2 म्यू 2, ये सब स्केलर वैल्यूज। तो हमको यहाँ से ये भी मिला कि अगर 3 वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट तो उनका जो वेक्टर है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो अगर ये 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट आया 0। अगर ये 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट ना होते बल्कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 ना आता। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल हम इन पर थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। कल हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर एक्सरसाइज करेंगे। आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको स्टडी करो, वीडियो आपके पास है, अच्छे से देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।